गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक केंद्रित आधारित शिक्षा जो होती है, यानी कि टीचर सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है वो कौन कौन से तरीके की होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब हम शिक्षक केंद्रित टेक्निक की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, जो शिक्षण की विधियाँ होती है ना, जिन विधियों के द्वारा जो टीचर होता है वो क्लास में पढ़ाता है, उन सारी विधियों के बारे में बात करेंगे। अब हम मेनली जो तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ की कर रहे हैं, हम एक तो बीएड के लिए इस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, दूसरा हम लोग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, एनटीए नेट के लिए। तो एनटीए नेट के लिए जब हम बात करते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य में जो टीचिंग के विधियाँ बताई गई हैं, तो उसमें दो तरह की एजुकेशन का मेन रोल होता है। एक तो होती है शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड टेक्निक, दूसरी होती है शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ, यानी कि इसमें क्या होती हैं, एक तो शिक्षक केंद्रित, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित। वैसे तो किसी भी एजुकेशन में जो मेन पॉइंट होते हैं वो दो पॉइंट होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी शिक्षण अधिगम के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से होते हैं, एक तो शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है। यानी कि मेन सेंटर होता है, यानी क्लास में अगर शिक्षक है और बच्चे ही नहीं है तो टीचर पढ़ाएगा किसको। वैसे ही क्या है, अगर क्लास में बच्चे हैं और टीचर नहीं है तो उन लोगों पे भी जो हम एजुकेशन देना चाह रहे हैं उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये दोनों तरह की विधियाँ जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ये दो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की मानी जाती है, और एक तीसरी विधि भी होती है जिसे मिश्रित विधि कहते हैं। यानी कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट, यानी कि क्लासरूम के दौरान टीचर और स्टूडेंट जो सेम इंटरेक्शन करते हैं ना, जैसे टीचर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टूडेंट बता रहा है, या स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर बता रहा है, तो उसमें क्या होते हैं, दोनों ही पैसिव होते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं। और जो अपना ये शिक्षक केंद्रित होता है, इसमें क्या होता है, जो टीचर एक्टिव होगा और स्टूडेंट पैसिव होगा। वैसे ही शिक्षार्थी केंद्रित में क्या होगा, जो स्टूडेंट होगा वो एक्टिव होगा और जो टीचर होगा वो पैसिव होगा। तो इसमें व्याख्यान विधि होती है। अब व्याख्यान विधि बोलते किसकी हो, व्याख्यान विधि वो विधि होती है जिसके द्वारा क्या होता है, हम जो चीज़ें होती हैं ना, किसी भी कॉन्सेप्ट को हमें समझाना है या किसी भी चीज़ के हम के लिए हमें बात करनी है, तो उसमें क्या करते हैं, हम उनको व्याख्यान दे सकते हैं। यानी कि हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको लेक्चर दे रहे हैं। अब लेक्चर विधि में क्या है, इसमें ये सबसे ज़्यादा पुरानी विधि है। जैसे होता था ना पहले, गुरुकुल में क्या होता था, इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं होती थी, हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता था, तो उसमें क्या करते थे, जो अपने आचार्य होते थे या फिर जो गुरुकुल में गुरु होते थे, वो क्या करते थे, हम जो टीचर स्टूडेंट होते थे उनको लेक्चर विधि के द्वारा पढ़ाते थे। अब इसमें क्या है कि जो लेक्चर विधि होती है, इसमें मेनली क्या होता है कि जब हम लेक्चर विधि के द्वारा पढ़ाएंगे ना, इसमें जो टीचर होगा ना वो मेन होगा, यानी कि टीचर का जो रोल होगा ना वो एक्टिव होगा, और जो स्टूडेंट होंगे ना वो बिल्कुल एकदम पैसिव होंगे, उनका निष्क्रिय रोल होगा। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा है क्लास में तो जो स्टूडेंट होगा बिल्कुल चुप बैठेगा, वो ना तो कोई क्वेश्चन करेगा ना कुछ करेगा, वो जैसे जैसे टीचर उसको पढ़ाता रहेगा वो अपने नोट्स प्रिपेयर करेगा, टीचर की बातों को ध्यान से बिल्कुल सुनेगा, उन्हें लिखता भी रहेगा। तो इस तरह का जो संचार होता है ना, इस तरह की क्लास में जो संचार होता है ना वो एक तरफा होता है। यानी कि टीचर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि जो स्टूडेंट है उसको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, या किसको समझ में आ रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि टीचर को क्या है कि क्लास में आएगा, अपना लेक्चर देगा और चला जाएगा वो। और इसमें क्या करते हैं ना, जो टीचर होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा समूह को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर आपको लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ना है तो उसमें क्या कर सकते हो आप, लेक्चर में आपको 100 लोग एक साथ बैठा दो, 50 एक साथ बैठा दो, 150 एक साथ, तो आपको क्या है कि उसमें आपको एक एक पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैटर होगा आप सब में स्प्रेड कर दोगे। तो इसका ये मेन रोल होता है। यानी कि जो टीचर होगा इसमें क्या होगा, बिल्कुल एक्टिव होगा, और स्टूडेंट का जो रोल होगा बिल्कुल पैसिव होगा। अब इसमें क्या है कि जब कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि तब जो शिक्षा अपना स्टूडेंट होता है उसको जो क्वेश्चन करने की ना अनुमति देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी उसको इन चीज़ों की अनुमति भी नहीं मिल पाती है। तो जो शिक्षक केंद्रित एजुकेशन होगी उसमें जो टीचर होगा वही मेन होगा। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं,
जो शिक्षक केंद्रित टेक्निक होगी उसमें क्या करेगा, इसकी प्रकृति औपचारिक और कथात्मक होगी। औपचारिक कैसे होगी, यानी कि जब उसको लेक्चर दिया जा रहा है, एक तो बिल्कुल एकदम जगह निश्चित है कि आपको यहीं आके लेक्चर को सुनना है, एकदम टाइम डिसाइड है कि इस टाइम से इस टाइम तक चलेगा, बिल्कुल बच्चे डिसाइड हैं कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे लिए जाएंगे, सारी चीज़ें डिसाइड होती है। और उसमें कथात्मक कैसे, मतलब जो टीचर होगा वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, बोल के बताएगा। दूसरा है, यह घटना तथा तथ्यों की एक श्रृंखला प्रदान करती है, यानी कि ये क्या करता है कि हमने किसी चीज़ को देखा और उसको एकदम बता दिया कि मैंने ये चीज़ें देखा है। अब हम उस चीज़ का ये नहीं देखेंगे कि इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से होगा, ये समस्याओं का पता लगाती है। अब क्या पता लगाती है, यानी कि जो हमारा लेक्चर मेथड होता है उसमें हम जो चीज़ें होती हैं ना, जो हम कंटेंट स्टूडेंट को दे रहे होते हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होता है कि भाई जब हम किसी चीज़ को टुकड़ों में करके पढ़ाते हैं या फिर बीच में विकासात्मक क्वेश्चन करते हैं या फिर हम ब्लैक बोर्ड के द्वारा तो वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो समस्याएं होती हैं हम ज़्यादा निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके लाभ देख सकते हैं। यह बहुत ही किफ़ायती है और शिक्षक एक बार अनेक विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है और इसमें क्या है ना, एक बार में बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है, जो अन्य विधियों के द्वारा संभव नहीं है। ऑब्वियस, अगर आप लेक्चर मेथड के अलावा किसी मेथड के द्वारा पढ़ाते हो, ब्लैक बोर्ड के द्वारा ही पढ़ा रहे हो, आप पीपीटी के द्वारा पढ़ा रहे हो या फिर आप किसी और उसके द्वारा पढ़ा रहे हो, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग को कॉस्टली पड़ जाती है। और उसमें जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एक साथ नहीं समझाया जा सकता है। अब इसमें क्या है, इससे समय की बचत होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बहुत सारे समूह को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके पढ़ाएंगे, तो जो हमारा टाइम होगा ना, वो बहुत वो होगा, कंज्यूमिंग होगा। अब इसमें क्या है, पाठ्यक्रम सीमित समय के अंदर बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकता है, यानी कि हम लोगों को करिकुलम को जो पूरा करने का जो टाइम मिलता है ना, हम उसके अंदर इस जो हमारा पाठ्यक्रम होता है ना, उसको ख़त्म कर पाते हैं। क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, बहुत सारे आप एक टॉपिक, दो टॉपिक एक लेक्चर में ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा है, ये शिक्षक के कार्य को सरल बनाती है। हाँ, अगर टीचर बहुत अच्छे से तैयारी करके जाए तो वो क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, जो टीचर का काम हो जाता है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसको किसी तरह का कोई इवैल्यूएशन नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ वो क्लास में जा रहा है और पढ़ा के आ जा रहा है। फिर तीसरा है, यह तथ्यपूर्ण जानकारी प्रदान करने और उसके द्वारा इसके महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी है। बिल्कुल, यह जो हमारे जो तथ्य इकट्ठे होते हैं, उन जानकारी इकट्ठा करने के लिए और जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उनको आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद है, व्याख्यान के दौरान आमतौर पर रुकावटें और ध्यान भंग होने से बचा सकता है। अब व्याख्यान के द्वारा क्या है कि जब हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप को एक साथ पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, उसमें क्या करेंगे कि जो रुकावटें आती हैं या जो बच्चों का जो ध्यान भंग हो जाता है ना, जैसे अगर हम मानो हम पीपीटी के द्वारा पढ़ा रहे हैं या किसी और चीज़ के द्वारा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, बच्चों का जो ध्यान होता है ना, भटकने की ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर टीचर इस क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे कि टीचर बता क्या रहा है, बिल्कुल बच्चे भी बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, ये विद्यार्थी गतिविधि के बहुत कम अवसर प्रदान करती है। शिक्षक कक्षा को रोचक बनाने के लिए विशेष सावधानी बरतता है। अब इसमें क्या है कि जो ये अपना लेक्चर मेथड है, इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट होगा ना, इसमें जिस स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम वो पैसिव हो जाएगा, यानी कि उसको अपनी बातों को रखने का जो अवसर मिलेगा ना, वो बहुत कम मिलेगा, वो कोई गतिविधि भी नहीं कर पाएगा। अब इसमें क्या है, जो टीचर होगा ना, अगर आपका लेक्चर होता है ना, जैसे क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, अब टीचर आया, पढ़ाया उसने बिल्कुल और पढ़ा के चला गया, उसमें आप एक्टिव तो रहे, लेकिन एक लेक्चर वो होता है जिसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है, यानी कि आप एकदम जो टीचर पढ़ा रहा है बिल्कुल उसका जो कंटेंट है ना, बहुत ही एकदम रोचक है, उसने इस तरह से तैयार किया, उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा था, तो वो जो टीचर होगा ना,
उसके सामने यही एकदम चुनौती होती है कि भाई मैं जो मेरा लेक्चर है उसको मैं किस तरह से रोचक बनाऊं। फिर इसमें दूसरा है, ये आमतौर पर शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने के अवसर प्रदान नहीं करती है। इसमें क्या है कि जो अपना जो लेक्चर मेथड होता है, इसमें जो समस्याएं होती हैं ना स्टूडेंट की, उसको हल करने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। तीसरा है, ये अधिगम की प्रगति जांचने के लिए सीमित अवसर प्रदान करती है, चाहे विद्यार्थी शिक्षक द्वारा प्रदान की जा रही सभी जानकारी को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चों का अगर ध्यान भी नहीं है और वो सिर्फ देख रहा है और मेंटली वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तब भी टीचर को कुछ नहीं पता चल सकता है। यानी कि वो एक्टिवली आपकी तरफ देख तो रहा है, लेकिन समझ रहा है नहीं समझ रहा वो आपको कैसे पता चल रहा है। तो ये भी एक सीमा है इसकी। चौथा है, विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और बुद्धिमत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब लेक्चर मेथड के द्वारा दिया जाएगा और स्टूडेंट को कोई अवसर ही नहीं दिया जाएगा एक्सप्लेन करने का या अपने क्वेश्चनों को वो करने का, जो भी उनके मन में क्वेश्चन आ रहे हो उनको पूछने का, तो बिल्कुल क्या है, हम जो उनका कौशल है, उनकी बुद्धिमत्ता है, यानी कि उनका जो ज्ञान है, उसको क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पांचवा है, ये अधिगम की व्यक्तिगत प्रगति की अनुमति नहीं देता है। इसमें क्या है कि जो लेक्चर मेथड होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, वो इंडिविजुअल जो बच्चा होता है ना, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाता है। फिर है, व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावी बनाने के कौन कौन से सुझाव हैं। अब इसमें है, शिक्षक को व्याख्यान नोट से शब्दश पठन की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। यानी कि इसमें क्या है, जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में लेक्चर दे रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो शब्द होते हैं ना, उनको बार बार रटने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। फिर दूसरा है, इसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ नज़रें मिलाकर शिक्षण करना चाहिए ताकि उनका ध्यान निरंतर बनता रहे। अब आपने देखा होगा, जब टीचर कोई क्लास में पढ़ा रहा होता है ना और वो लगातार एक ही बच्चे की तरफ देख रहा है, या मतलब होता है ना, क्लास में किसी एक बच्चे की तरफ अगर देख के टीचर पढ़ा रहा है, या फिर टीचर कहीं और ही देख के पढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि बच्चे बैठे हैं, या फिर जो उसका कंटेंट है वो इस तरह का है कि वो बच्चों से नजरें ही नहीं मिला पा रहा है। तो टीचर को चाहिए कि अगर वो लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा रहा है ना, तो उसका क्लास में हर एक बच्चे से इंटरेक्शन होना चाहिए। यानी कि उसकी नज़र सारे के सारे बच्चों पे होनी चाहिए, जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं। फिर है तीसरा, आरंभिक टिप्पणियाँ, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र एवं महत्वपूर्ण आंकड़े और अंतिम टिप्पणियों के साथ अच्छी पाठ योजना होनी चाहिए। छात्रों को नोट्स बनाने का अवसर मिलना चाहिए। अब जैसे लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो लेसन प्लान आप लोगों ने देखा होगा, जब भी बीएड होता है या एमएड होता है, किसी भी चीज़ के लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम अलग अलग चीज़ों को वो करते हैं। यानी कि हम जब लेक्चर मेथड के द्वारा भी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों ने उनसे प्रश्न भी पूछे। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम ब्लैक बोर्ड पर समझा सकते हैं उसको, तो हम ब्लैक बोर्ड पर भी समझा रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा, उसका शीर्षक क्या है, उसका उपशीर्षक क्या है, कौन कौन से चित्र उसमें बनेंगे, हम बनाते हैं ना मिनिएचर उसमें लगाते हैं, या फिर हमारे उसमें कौन कौन से आंकड़े, उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो जो अगर टीचर किसी क्लास में लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाने जा रहा है ना, तो उसके पास बिल्कुल एकदम ऐसे वो प्रिपेयर होना चाहिए हर चीज़ के लिए, हर क्वेश्चन के लिए। और जो टीचर जैसे होता है ना कि आप लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हो क्लास में, तो बच्चे को उतना मौका मिलना चाहिए कि वो कम से कम जो आप बोल रहे हो ना टॉपिक, या फिर कोई आप इम्पोर्टेंट उनको किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, आपने कोई लाइन बताई उनको इम्पोर्टेंट, तो उसको लिखने का उनको मौका मिल सके। तो इतना तो वो होना चाहिए। फिर इसमें है, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को समझ सके। कुछ बिंदुओं को वैकल्पिक भाषा में दोहराया जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हैं और हमने बिल्कुल एकदम टफ लैंग्वेज ले ली, बिल्कुल एकदम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल उसको समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चों को, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे तो टीचर का बोलते हैं कि भाई बाइलिंगुअल ही होना चाहिए टीचर। अगर बाइलिंगुअल टीचर होगा तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकता है। यानी कि वो क्लास में जो हिंदी मीडियम के बच्चे बैठे हैं उनको भी हैंडल कर सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे बैठे हैं ना उनको भी हैंडल कर सकता है। तो ये है। और उसमें क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो वैकल्पिक भाषा में भी होने चाहिए। जो इसमें फिफ्थ पॉइंट है, विचारों के संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रव्य, दृश्य, अनुदेशन सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, विचारों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए।
अगर हम लोगों को लग रहा है कि भाई इस कंटेंट को समझाने के लिए हमें दृश्य श्रव्य सामग्री जो हमारी होती है ना, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि पीपीटी का यूज़ करना, या फिर हम कोई वीडियो चला के दिखा रहे हैं, या फिर हम कंप्यूटर से दिखा सकते हैं, या फिर हम किसी और चीज़ से दिखा रहे हैं, तो हमको वो सारी चीज़ें भी उसमें ऐड करनी चाहिए। छठा होगा चित्रों और उदाहरणों का उपयोग करना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लेक्चर मेथड होगा, लेक्चर मेथड के द्वारा भी हम जो होता है ना, जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में कंटेंट तैयार किया, मानो कि हम संसद के बारे में ही बताना चाह रहे हैं, तो हम अगर संसद का कोई चित्र बच्चों को दिखा दें तो वो ज़्यादा उसको समझ में आएगा, यानी कि हमने उसको चीज़ों को दिखा भी दिया और हम उसको समझा भी रहे हैं। तो इसमें ये भी होना चाहिए। फिर है प्रदीप प्रेरकों और समस्या को हल करने वाले प्रश्न पूछना, और व्याख्यान अवधि के दौरान अल्प विराम प्रदान करें, स्पष्टीकरण और प्रश्नों के लिए अंत में समय दें। बिल्कुल, कि हम लोगों को क्या करना है कि जब भी हम व्याख्यान के द्वारा पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो उतना बच्चों को उतना मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने प्रश्न पूछ सकें, या फिर उसमें क्या है कि चीज़ों को वो समझ सके। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर रिपीट भी कर सके। तो इसमें क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना। और लास्ट में उसमें क्या, लास्ट में जो पूछते हैं वो क्या करते हैं, हम स्पष्टीकरण देते हैं, और उसके लिए लास्ट में प्रश्न भी पूछने चाहिए। इसमें जो दूसरी विधि होगी वो होगी आपकी दल विधि, यानी कि टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग क्या होता है, टीम टीचिंग में बड़े आकार के समूह में शिक्षण का यह एक नया दृष्टिकोण है। इसमें दो या दो से अधिक शिक्षार्थी विद्यार्थी समूह के ज्ञान के अनुभव को क्रियान्वयन मूल्यांकन करते हैं। इसमें कि टीम टीचिंग में क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा टीचर होते हैं। अब टीम टीचिंग में क्या होता है, जैसे ही मतलब मानो कि एक ही टॉपिक है, एक टॉपिक के कुछ कुछ पार्ट का एक टीचर ने जैसे होता है ना, किसी सब्जेक्ट के बारे में हमको बताना है। अब उसमें से हम लोगों ने एक यूनिट ले ली और हम लोगों को पूरी यूनिट ख़त्म करवानी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टीम टीचिंग बनाएंगे, टीम टीचिंग करवाने के प्लान बनाएंगे। टीम टीचिंग में क्या होगा, एक टॉपिक एक टीचर को दे दिया, दूसरा टॉपिक दूसरे टीचर, तीसरे को दे दिया, चौथा चौथे टीचर को दे दिया, ऐसे करके हमने पूरी यूनिट को बांट दिया। अब हम लोगों को टीम में पढ़ाना है। टीम में कैसे पढ़ाना है, जैसे ही जैसे वो जो टीम टीचिंग का होता है ना, वो होता है जो प्रोसेस होता है ना, वो लंबा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही एक टीचर अपना प्रोसेस ख़त्म करेगा ना, तो तुरंत उसके दूसरा टीचर अपना प्रोसेस ख़त्म करेगा। तो इसमें ये होगा, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक जो टीचर होते हैं ना, वो होते हैं। अब इसके जो लाभ होते हैं, इसमें जो लाभ होते हैं, अधिक विद्यार्थियों द्वारा सबसे संकाय साझा करना, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, जो बिल्कुल एकदम अच्छी फैकल्टी होती है ना, वो उनको सुनने का उनके पास मौका होता है। इसमें दूसरा क्या है, कई शिक्षण साधनों और तकनीकों का सबसे अच्छा प्रयोग। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो शिक्षण के संसाधन होते हैं और तकनीक होते हैं ना, उनका बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। तीसरा है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही यूनिट को अलग अलग तरह के टीचर पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो उनका टीचिंग है ना, वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा शिक्षण अधिगम। ठीक है, फिर उसमें सीमाएं क्या है, शिक्षार्थी को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक ढूंढना एक कठिन कार्य है। ऑब्वियस ही बात है, जब टीम टीचिंग में चल रहा है काम, सारे टीचर एक साथ मिलके पढ़ा रहे हैं और एक एक करके पढ़ा रहे हैं, तो उसके पास ऑब्वियसली मतलब बेस्ट टीचर होते हैं, उसमें से एक चुनना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इस विधि के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जब टीम की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दो या दो से ज़्यादा ही शिक्षकों की ज़रूरत होगी। तीसरा है सभी विषय पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि टीम टीचिंग के द्वारा क्या है कि हम कुछ ही गिने चुने जो विषय होते हैं उनको पढ़ा सकते हैं। चौथा है योजना एवं कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता, यानी कि जब टीम टीचिंग करेंगे और 4-5 घंटे का लेक्चर एक साथ होगा, तो उसका जो प्लानिंग होगा वो भी तो वाइड ही होगा ना। तो इसमें ये है। फिर है टीवी या वीडियो प्रस्तुति, यानी कि ऑडियो विजुअल या फिर टीवी के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण होता है, ये होता है इसमें। तो इसमें ये ऑडियो या टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति का बेहतर स्वरूप इसमें यथार्थ रूप से पूरी दुनिया को कक्षा के अंदर ला सकता है। वीडियो दिखाए जाने के बाद चर्चा नियत कार्य होते हैं। जैसे होता है कि अब एक बात समझो कि हम लोगों को ना हिमालय के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि हिमालय की संरचना कैसी होती है और उसके आसपास का क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है। ठीक है, अब हम लेक्चर मेथड के द्वारा उसे समझा रहे हैं कि भाई बेटा, हिमालय ऐसा होता है, इसकी हाइट इतनी होती है, इसका क्षेत्रफल ऐसा होता है, यहाँ पे स्नो होती है। दूसरा आप क्या कर रहे हो कि आपके पास कोई क्लिप है हिमालय की पूरी,
और आपने वो क्लिप ना क्लास में चला के दिखा दी बच्चे को, तो जो क्लिप आपने चला के दिखाई है वो उसको ज़्यादा याद रहेगी, या फिर जो आप उसको कंटेंट ऐसे लेक्चर के रूप में उसको बता रहे हो चीज़ें वो ज़्यादा याद रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें हम उसको दिखा रहे हैं, जो चीज़ें हम उसको मेमोराइज करा रहे हैं वो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट तो बता ही रहे हैं, कंटेंट के साथ साथ हम क्या दिखा रहे हैं उसको, हम उसको वीडियो दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये किसके द्वारा हो सकता है? ये हम जो करते हैं ये, और जो अपना टीवी होगा या वीडियो प्रस्तुति होगी उसके द्वारा कर सकते हैं। अब इसके लाभ क्या होंगे? कई विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से कक्षा में लाया जाता है। यानी कि अगर मानो कि हम लोगों को मोदी जी के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। अब मोदी जी के बारे में बच्चों को बताना है, अब मोदी जी के घर तो लेके जा नहीं सकते, उनकी दिनचर्या भी नहीं बता सकते, उनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम किसी वीडियो का जो प्रस्तुतिकरण, उन्होंने कोई लेक्चर दिया हो, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कोई भाषण उनका हो, तो वो क्या कर सकते हैं, हम क्लास में चला सकते हैं कि आप देखो इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो इनका संचार का जो माध्यम होता है वो कैसा है, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसका वीडियो प्रस्तुतिकरण। अब जैसे होता है ना, महापुरुषों के बारे में हम लोगों को पढ़ाना है, यानी कि जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो हम इस दुनिया जो उनको क्या करते हैं ना कि हमको दिखाना है। अब दिखाना तो है, तो या तो हम उनके उनसे रिलेटेड चार्ट बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, हम कोई ऑडियो क्लिप या कोई वीडियो का या फिर कोई फोटोग्राफ जो होते हैं उनसे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें क्या हैं, हम उसके माध्यम से उनको दिखा सकते हैं। दूसरा है वयस्क विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी। यानी कि ये वाला क्या है कि जो बड़े बड़े शिक्षार्थी होते हैं ना, यानी कि अपर सेकेंडरी लेवल या हायर लेवल के जो होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर तीसरा, इसमें सचित्र व्याख्यान और प्रदर्शनी को अन्य शिक्षण अनुदेशन जैसे स्लाइड, मॉडल, प्रतिरूपों द्वारा पूरा किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, या कोई भी चीज़ें उनके द्वारा पूरी कर सकते हैं। फिर सुदूर क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध, हाँ बिल्कुल, कि हम एक जगह पे हैं और दूसरे जो स्टेट है उसका कल्चर बता सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी उसको दे सकते हैं। यानी कि हम उसको बिल्कुल दिखा रहे हैं चीज़ों को, वो लाइव देख रहे हैं चीज़ों को, तो ये हो सकता है। फिर खगोल विज्ञान, भूगोल आदि जैसे विषयों के लिए विशेष उपयोगी। बिल्कुल, हम जैसे होता है ना कि हम लोगों को पृथ्वी की संरचना के बारे में बताना है, या फिर वातावरण के बारे में बताना है, दूसरे स्टेट के बारे में बताना है, संरचना के बारे में बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम बच्चों को वहाँ लेके तो नहीं जा सकते ना, लेकिन हम क्या करेंगे कि उन चीज़ों को जो ऑडियो वीडियो होते हैं उसके द्वारा प्रस्तुत करके उनको आसानी से समझा सकते हैं। अब इसमें जो लिमिटेशंस होंगी वो क्या है, दो तरफा संचार की कम संभावना है। जब हम चीज़ों को दिखा रहे हैं बच्चों को, तो एज ए इंस्ट्रक्शन ही तो दिखा रहे हैं। अब बच्चा देख रहा है उसको, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं कर पा रहा है ना उससे, तो इसमें क्या होता है, ये संचार होता है, इसमें दो तरफा संचार की संभावनाएं कम होती हैं। दूसरा, इसमें जटिल कार्यक्रम को प्रसारण अवधि के लिए समायोजित करने में कठिनाई हो सकती है। यानी कि जैसे होता है ना, कुछ कुछ लाइव सेशन, आप मोदी जी को लाइव सेशन लेना है किसी भी विद्यालय के बच्चों से, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई टेक्निकल अगर ग्लिच होता है ना, तो वो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो ये इसकी जो सीमाएं होंगी, यही इसकी सीमाएं होंगी। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था आज, ये था शिक्षण के शिक्षक केंद्रित जो हमारे मेथड होते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको समझ में आया, अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग बता सकते हैं। आगे मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको उसके बारे में इसी तरह से मैं अपने पीपीटी बना के भेजूंगी, तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।